दोस्तों, आपका फिर से एक बार दिल से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं फिरोज खान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिस्को एनी टाइम। दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए मैं आपके लिए फिर से एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग केस स्टडी के साथ आया हूं और आज का केस स्टडी है इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस इंडिया की पहली आईटी ग्लोबल कंपनी है। दोस्तों, आज इन्फोसिस का बिजनेस 92 कंट्री से भी ज्यादा कंट्री में एक्सपांड हो चुका है और दोस्तों इसीलिए इन्फोसिस की ऑफिस इंडिया के अलावा 40 अनदर कंट्री में भी खुल चुकी है। दोस्तों, आज इन्फोसिस के पास 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज हैं और सबसे कमाल की बात इस कंपनी की यह है दोस्तों कि 1993 के अंदर जब इंडिया के अंदर इन्फोसिस पब्लिक लिमिटेड हुई, शेयर बाजार में जाके लिस्ट हुई, तो जो इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए के शेयर 1993 में लिए थे, वही शेयर की वैल्यूएशन आज 30 करोड़ रुपए हो चुकी है। यानी कि जो इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, आज वही इन्वेस्टमेंट बढ़कर 30 करोड़ रुपए हो चुका है। दोस्तों, तो अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंपनी ने कितनी तेजी से ग्रो किया होगा और कितना बड़ा ग्रो किया होगा, कितनी जायंट कंपनी बनी होगी इन 27 सालों के अंदर। दोस्तों, और सबसे कमाल की और हैरानी की बात यह है दोस्तों, इस कंपनी की, ये कंपनी के शुरू करने वाले इनके फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति साहब, जब इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी 1981 के अंदर, तो नारायण मूर्ति साहब के पास इस कंपनी को शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। इन्होंने अपनी पत्नी के पास से इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, इस कंपनी को शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की हेल्प ली थी, तब जाकर इन्फोसिस को शुरू किया गया था। और आज यही कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है दोस्तों, टीसीएस के बाद। तो दोस्तों, नारायण मूर्ति साहब ने ऐसा तो क्या किया इन्फोसिस के अंदर और किस तरीके से किया कि महज 10,000 रुपए से शुरू होने वाली कंपनी आज इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है और अपना बिजनेस पूरी दुनिया में एक्सपांड कर चुकी है। दोस्तों, इंस्पिरेशनल केस स्टडी है और इंस्पिरेशनल इंसान है नारायण मूर्ति साहब। दोस्तों, बहुत कुछ सीख सकते हैं इस केस स्टडी के थ्रू। देखिए दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि ये कंपनी बनी कैसे और बनाई किन लोगों ने। दोस्तों, तो सबसे पहले बात करूंगा इनके जो मेन फाउंडर है नारायण मूर्ति साहब की। नारायण मूर्ति साहब का एक विजन था दोस्तों कि वो कुछ ऐसा करे जो अपना खुद का हो और खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। उनको बचपन से ही दोस्तों एक चीज में बड़ी दिलचस्पी थी, वो था एंटरप्रेन्योर बनने में। दोस्तों, मौका जब मिला तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाया, बड़ा संघर्ष किया उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर इन्फोसिस बनाने के लिए और फिर वही कंपनी आगे जाके इंस्पिरेशनल कंपनी बनी। देखिए दोस्तों, अब जब 1981 के अंदर ये कंपनी की स्थापना हुई तो सबको लगता है कि नारायण मूर्ति साहब ने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, लेकिन दोस्तों नारायण मूर्ति साहब के साथ 6 और लोग भी थे जिन्होंने इस कंपनी के अंदर हेल्प की नारायण मूर्ति के साथ, नारायण मूर्ति सर के साथ इस कंपनी की नींव डालने के अंदर, और वो भी को फाउंडर थे। और वो थे दोस्तों नंदन नीलकंठी साहब, एस गोपाल कृष्ण साहब, मोहनदास पाई साहब, शिबूलाल जी, के दिनेश और श्रीनाथ, ये 6 और नारायण मूर्ति जी, ये 7 लोगों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की। तो सबसे पहले बात करूंगा नारायण मूर्ति साहब के बारे में। नारायण मूर्ति साहब का जन्म इंडिया के अंदर 1946 में हुआ था और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन आईआईटी कानपुर से किया था। दोस्तों, वो कंप्यूटर साइंस के अंदर ग्रेजुएशन लेने के बाद उनकी जॉब IIM अहमदाबाद में लगी थी एज अ लेक्चरर। अब 1.5 साल की जॉब के बाद उनका मन नहीं लगा जॉब में, क्योंकि वो तो कंप्यूटर से बिलोंग करते थे। उनकी पूरी लाइफ कंप्यूटर साइंस के अंदर गई थी दोस्तों, और उनको पता था कि आने वाला फ्यूचर, आने वाला भविष्य वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर रहने वाला है। और सबसे हैरानी की बात उन जमाने में ये थी दोस्तों कि इंडिया में कंप्यूटर का चलन उन जमानों में ना के बराबर था। टेक्नोलॉजी के बारे में ना के बराबर, वर्ल्ड वाइड तो बहुत ज्यादा चलन हो चुका था, लेकिन इंडिया के अंदर कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को ना के बराबर गिने चुने लोग जानते थे दोस्तों। तब ये साहब ने, नारायण मूर्ति साहब ने क्या किया, जॉब छोड़ दी IIM में और पूना चले आए और पूना के अंदर उन्होंने पटनी कंप्यूटर्स को ज्वाइन किया और वहां पर कंप्यूटर्स के अंदर अपना कैरियर बनाया और वहां से जॉब स्टार्ट किया एज ए इंजीनियर, एज ए टेक्नीशियन दोस्तों। और वहाँ जॉब करते करते इनकी दोस्ती 6 इन दोस्तों के साथ हो गई, नीलकंठी साहब, गोपाल कृष्ण साहब, मोहनदास पाई साहब, शिबूलाल जी, के दिनेश और श्रीनाथ जी। ये लोग भी ऑलरेडी पटनी कंप्यूटर्स में जॉब कर रहे थे और ये साथ में मूर्ति साहब भी लग गए। अब ये 7 लोग साथ में जॉब कर रहे थे, तो होता ये था कि जो पटनी कंप्यूटर्स का बिजनेस आ रहा था वो इंडिया में कम था, लेकिन आउट ऑफ कंट्री से बहुत ज़्यादा आ रहा था, जैसे कि USA से आ रहा था, यूरोपियन कंट्री से आ रहा था, तो इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर ट्रैवलिंग करना पड़ता था। अब के ये जो पटनी कंप्यूटर्स है उनकी एक ऑफिस USA में भी थी दोस्तों, बॉस्टन में, तो वहाँ पे बाकी के लोगों को बैठना पड़ता था और मूर्ति साहब पूना में बैठे थे। अब ये सातों ने मिलकर एक सपना देखा कि क्यों ना ये सातों के साथ मिलकर एक ऐसी कंपनी बनाए जो इंडिया की कंपनी हो और इंडिया से बैठे बैठे वो सॉफ्टवेयर बनाए,
वो कंसल्टिंग प्रोवाइड करे और वो इंडिया से वर्ल्ड वाइड अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सके। ये सपना देखकर दोस्तों सबसे पहला जो बोल्ड स्टेप लिया वो लिया नारायण मूर्ति साहब ने। जॉब छोड़ दी पटनी कंप्यूटर्स में से, उन्होंने अकेले पहले तो जॉब छोड़ दी दोस्तों और 1981 के अंदर बिजनेस करने के बारे में सोचा। और जो पहली ऑफिस इन्फोसिस की खुली वो खुली नारायण मूर्ति साहब के घर पूना से स्टार्ट हुई। अपने घर के कमरे के अंदर उनकी ऑफिस के अंदर पहला बोर्ड लगा इन्फोसिस प्राइवेट लिमिटेड का दोस्तों, और उसके अंदर पार्टनर थे इनके ये 6 दोस्त भी। अब ये जो 6 दोस्त थे इन्होंने जॉब नहीं छोड़ी, ये पटनी कंप्यूटर्स में थे और वो यूएसए में रहते थे, पटनी के कंप्यूटर्स में काम करते थे और जो पैसा बचता था सेविंग करते थे उनका, और वो पैसा इन्फोसिस में डालते थे ताकि इन्फोसिस चले। प्लस दोस्तों इन्फोसिस का कुछ भी काम होता था तो वो यूएसए से बैठकर ये 6 दोस्त कर लेते थे। तो इस तरीके से इस कंपनी की स्थापना हुई चली। अब 1981 के अंदर जब ये कंपनी को स्टार्ट किया तो मूर्ति साहब के पास पैसा नहीं था इस कंपनी को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए। तो उनकी जो वाइफ थी सुधा जी, उन्होंने अपने सेविंग के अंदर से 10,000 रुपये दिए मूर्ति साहब को और तब जाके ये कंपनी की शुरुआत हुई। अब देखिए दोस्तों कंपनी शुरू तो कर दी लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत है इंडिया के अंदर इस बिजनेस को करने के लिए। सबसे पहली दिक्कत ये थी कि जब ये इन्फोसिस इंडिया में स्टार्ट की 1981 के अंदर तो इंडिया के अंदर तो 1 रुपये का भी बिजनेस नहीं था इनके पास। इंडिया में मार्केट था ही नहीं, इंडिया में कोई कंप्यूटर्स को नहीं जानता था, ज़्यादातर लोग टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, सॉफ्टवेयर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी उन दिनों के अंदर। तो इंडिया में से उनको बिजनेस मिलने ही नहीं वाला था लंबे समय तक, ये इनको भी पता था। ये सबसे बड़ी दिक्कत थी इनके लिए। दूसरी बड़ी दिक्कत थी ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही थी, लोगों को सॉफ्टवेयर बना के दे रही थी, लेकिन इनके पास खुद के पास अपनी ऑफिस में एक भी कंप्यूटर नहीं था। क्योंकि उन जमानों के अंदर इंडिया की पॉलिसी ऐसी थी कि आपको कोई भी एक कंप्यूटर इंपोर्ट करना हो तो आपको 2 साल लग जाते थे। तो नारायण मूर्ति साहब ने जब पहला कंप्यूटर बुक करवाया तो उनकी ऑफिस पे आते आते 2 साल लग गए थे दोस्तों। सोचिए एक ऐसी टेक्नो कंपनी जिसके पास खुद का कंप्यूटर लाने के लिए भी 2 साल लग गए थे उन जमाने के अंदर दोस्तों। उसके बाद उन्होंने जब अपनी कंपनी के लिए, अपनी ऑफिस के लिए इंडियन गवर्नमेंट के पास टेलीफोन बुक करवाया, लाइन बुक करवाई दोस्तों, तो 26 महीने लगे टेलीफोन लाइन आते इनके घर पे, इनके ऑफिस पे। तो ये चैलेंजेस थी उन जमाने के अंदर इंडिया के अंदर। क्योंकि क्या होता था उन टाइम के अंदर ज़्यादा बिजनेस को प्रमोट नहीं किया जाता था, स्टार्टअप के पीछे इतनी मेहनत नहीं की जाती थी क्योंकि ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था दोस्तों। तो बहुत दिक्कत, बहुत चैलेंजेस का उन्होंने सामना किया। फिर इन्होंने क्या किया नारायण मूर्ति साहब ने, क्योंकि ये अकेले थे इंडिया में, बाकी के 6 दोस्तों यूएसए से पटनी में काम कर रहे थे और कंपनी को सपोर्ट कर रहे थे। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने टैलेंटेड लोगों को अपने साथ जोड़ना स्टार्ट किया। उनके पास जो पैसे बचे थे धीरे धीरे इस कंपनी की स्थापना तो की। उनको पहला ऑर्डर मिलने में दोस्तों 2 साल लग गए। 1983 के अंदर जब उनको पहला ऑर्डर मिला दोस्तों तो वो मिला यूएसए से और दूसरा ऑर्डर मिला जर्मनी से। ये 2 ऑर्डर मिले दोस्तों। तो इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए ये लोग बहुत एक्साइटेड है और फुलफिल भी किया, अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया, अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई जिसके जरिए उनको आगे धीरे धीरे काम मिलने लगा दोस्तों। देखते ही देखते ये कंपनी धीरे धीरे एम्प्लॉयज़ को बढ़ाती गई, बिजनेस को बढ़ाती गई। देखिए दोस्तों 1986-87 तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इन लोगों को क्योंकि इंडिया में मार्केट नहीं था, यूएसए से बिजनेस आता था। अब 1986-87 में ये लोग घर पैसा लेके नहीं जा रहे थे। जितने भी पार्टनर थे, मूर्ति साहब थे ना, वो जितना भी पैसा कमाते थे सिर्फ कंपनी का ग्रो हो रहा था, एक्सपांशन हो रहा था और सैलरी दे पा रहे थे। और दोस्तों क्या होता था, कंपनी को मेंटेन करने में पैसा चला जाता था। अब दोस्तों सबसे बुरे समय इन्फोसिस के शुरू हुए 1987 में। जब 1987 के अंदर कंपनी को पूरा 1 साल कोई ऑर्डर नहीं मिला तो दोस्तों हुआ यूँ कि कंपनी के पास पैसा नहीं था एम्प्लॉयज़ को सैलरी देने के लिए। तब एम्प्लॉयज़ का मेरे हिसाब से 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ थे उस कंपनी के अंदर। अब 3 महीने की सैलरी ड्यू हो चुकी थी। तो दोस्तों मजबूरन मूर्ति साहब को क्या करना पड़ा, उनकी जो वाइफ थी सुधा जी, उनकी ज्वेलरी बेचनी पड़ी। ज्वेलरी बेचकर सबकी सैलरी पे करनी पड़ी, तब जाके एम्प्लॉय को मेंटेन कर पाए। और 3 महीना और खींचने के बाद और दिन बुरे हुए इन्फोसिस के, और वो ये थे दोस्तों कि अभी भी उनको कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा था, अभी भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही थी। तो दोस्तों अब मजबूरन एक ऐसा बोल्ड स्टेप लेना पड़ा मूर्ति साहब को जो शायद इनकी जगह पे कोई और होता, आप होते, मैं होता तो शायद नहीं ले पाते। वो ये था दोस्तों कि वो अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ जिस घर में रहते थे, तो अपनी पत्नी और उनके बच्चे, सुधा जी और उनके बच्चे मूर्ति साहब का घर छोड़कर उनके पिताजी यानी कि मायके चले गए। सुधा जी अपने मायके अपने बच्चों को लेके चली गई। उसके पीछे रीज़न क्या था पता है?
कि अगर वो वहाँ पे मूर्ति साहब के घर पे रहते तो घर का खर्चा करना पड़ता, बच्चों की परवरिश के पीछे पैसा डालना पड़ता, घर चलाने के लिए पैसा डालना पड़ता। अब मूर्ति साहब के पास इतना पैसा नहीं था कि वो घर चला सके, और घर चलाए तो कंपनी नहीं चल सकती, दोनों में से कोई एक चीज़ चल सकती थी। तो सुधा जी ने बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया दोस्तों, हेड्स ऑफ है सुधा जी को, कि वो अपने बच्चों को लेकर उनके पिताजी मायके चली गई और वहाँ पे लंबे समय तक रही, ताकि जो पैसा बचे नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस में डाल सके और इन्फोसिस को ग्रो कर सके। और दोस्तों 1988 ये संघर्ष वाले दिन लंबे समय तक तो चले, लेकिन 1988 के अंदर ये संघर्ष वाले दिन खत्म हो गए। उनको 6 ऐसे ऑर्डर मिले दोस्तों, जिसके बाद इन्फोसिस ने कभी भी पीछे पलट के नहीं देखा, और देखते देखते ये कंपनी का बिजनेस बढ़ने लगा। 1989 के अंदर 10 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला, 1990 के अंदर 50 करोड़ रुपए का बिजनेस कर डाला दोस्तों, जबरदस्त बिजनेस करने लगी कंपनी। दोस्तों अब हुआ यूं कि 1991 के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने नारायण मूर्ति साहब का दिल हिला दिया, दिमाग चकरा दिया, और फिर उन्होंने उसी दिन रात को बोर्ड ऑफ मीटिंग की, और बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंदर एक इतना बड़ा बोल्ड प्रॉमिस कर डाला कि दोस्तों उन्होंने इस कंपनी की काया पलट कर दी। अब हुआ ये दोस्तों कि 1991 के अंदर जब IIT के अंदर ऑन कैंपस इंटरव्यूज हो रहे थे, बच्चों को मौका मिल रहा था कि उनके मुताबिक उनको जो कंपनी अच्छी लगे, बच्चों को, जो लोग वहाँ से ग्रेजुएट हो रहे थे इन कॉलेज में से, तो उनको जो कॉलेज के अंदर जाना हो वो कॉलेज के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं इंटरव्यूज के लिए। तो 10 कॉलेज, इन 2 कॉलेज के अंदर 10 ऐसी इंडिया की कंपनी थी, उनका वहाँ पे डैशबोर्ड लगा था कि वहाँ पर जाके बच्चे इंटरव्यू दे सकते हैं। 200 बच्चों ने इंटरव्यू में पार्टिसिपेशन लिया था दोस्तों, 10 कंपनी थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी दोस्तों कि इन्फोसिस के टेबल के ऊपर 200 में से कोई भी एक बच्चा नहीं आया इंटरव्यू के लिए। और ये देखकर दोस्तों मूर्ति साहब का दिमाग हिल गया कि अभी भी इन्फोसिस को लोग इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी भी इन्फोसिस ने कुछ ऐसा किया ही नहीं कि लोग इस पर भरोसा कर सके। और देखिए दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद मूर्ति साहब ने मीटिंग करी और एक ऐसा प्रॉमिस कर डाला, एक ऐसा प्रॉमिस किया कि 5 साल के अंदर वो इन्फोसिस को इंडिया की सबसे बड़ी टेक्नो कंपनी बनाना चाहते हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों देखते देखते पूरे वर्ल्ड वाइड से ज्यादा ऑर्डर्स लेने लगे, ज्यादा मेहनत करने लगे, ज्यादा स्किल स्टाफ को हायर करने लगे, ज्यादा रिस्क उठाने लगे। और दोस्तों कमाल की बात तो ये हुई कि जब 1993 के अंदर उन्होंने पब्लिक लिमिटेड करने का सोचा, इंडिया के मार्केट के अंदर, शेयर बाजार के अंदर जब कंपनी लिस्ट हुई, लिस्ट होने के बाद जो फंड आया दोस्तों, उन्होंने वहां से एक्सपांशन शुरू किया। एक्सपांशन करने के बाद उन्होंने यूएसए बॉस्टन में भी ऑफिस डाली, यूएसए में 2 ऑफिस डाली, और फिर से दोस्तों बिजनेस को जबरदस्त एक्सपांशन किया। और देखते ही देखते दोस्तों बिजनेस बढ़ने लगा। 1999 का वो दिन भी था दोस्तों जब इन्फोसिस ने $100 मिलियन का रेवेन्यू को क्रॉस कर डाला दोस्तों, और ये एक बहुत ही बड़ा दोस्तों माइलस्टोन था कंपनी के लिए। और दूसरा अचीवमेंट ये था इन्फोसिस के लिए, जो इंडिया की पहली कंपनी थी इन्फोसिस, वो ये था कि इन्फोसिस ने इंडिया के शेयर बाजार के अंदर पब्लिक लिमिटेड करने के बाद इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बनी जो यूएसए के नैस्डैक के अंदर भी 1999 के अंदर लिस्ट हुई, और दोस्तों वो भी अच्छे खासे प्राइस के साथ। और दोस्तों वहां से बहुत ज़्यादा पैसे कमाए, बहुत ज़्यादा फंड मिला उनको, और फिर दोस्तों देखते देखते ये कंपनी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री, देखते देखते 92 कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को एक्सपांड कर डाला। आज इस कंपनी के ऑफिस इंडिया के अंदर तो है दोस्तों, 72 एकड़ का बहुत बड़ा इनका कैंपस है दोस्तों। हजारों लाखों एम्प्लॉइज इंडिया में भी इनके लिए काम कर रहे हैं, अच्छे टेक्नीशियन इनके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। आज हर एक स्टूडेंट का पहला सपना इन्फोसिस बन चुका है दोस्तों। और सबसे कमाल की बात यह दोस्तों कि आज वर्ल्ड वाइड 3 लाख से ज्यादा एम्प्लॉइज इन्फोसिस के लिए काम कर रहे हैं। और ये जमाना दोस्तों आप 1991 के अंदर देखिए, एक भी ऐसा इंसान नहीं था, एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जो इन्फोसिस को सिलेक्ट करना चाहता था। आज 3 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉइज इनके लिए काम कर रहे हैं दोस्तों। प्लस दोस्तों आज इस कंपनी की जो नेटवर्थ वैल्यू है 46 बिलियन US$ की हो चुकी है। आज इन्फोसिस दुनिया की 500 बेहतरीन कंपनी में से एक कंपनी बन चुकी है, और आज इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी IT कंपनी बन चुकी है दोस्तों TCS के बाद। तो दोस्तों आप खुद ही सोचिए कि एक ऐसी कंपनी दोस्तों जिसके पास पैसा नहीं था कंपनी को चलाने के लिए, और कंपनी ने 7 साल तक लगातार 7 से 8 साल तक चैलेंजेस फेस किए दोस्तों, बहुत कठिन दिन देखे, और फिर यही कंपनी आगे जाके इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे मूर्ति साहब ने एक विजन देखा था, एक सपना देखा था, उनको पूरा किया। तो दोस्तों उन्होंने बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया, टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम को इंडिया का भी सॉल्व किया और ग्लोबली सॉल्व किया, इसीलिए कंपनी बहुत बड़ी बनी।
इसी तरीके से दोस्तों अगर लाइफ में आप भी कुछ करना चाहते हो, आपके भी बड़े विजन्स हैं, आपके भी बड़े सपने हैं और उसको पूरा करना चाहते हो, तो आपके पास ऐसा बिजनेस होना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए जिसके जरिए आप इंडियन कंज्यूमर, इंडियन मार्केट को बड़ी आसानी से कवर कर सके, आप इंडियन कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इनको इंडिया के कस्टमर्स को फायदा दे सके। दोस्तों अगर ऐसा बिजनेस है तो आप अच्छी तरीके से इंडिया के मार्केट में कवर कर सकते हैं और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसा बिजनेस या प्रोडक्ट नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज यही बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप रिस्को के प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना खुद का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों दोस्तों? देखिए दोस्तों, ऑनलाइन बिजनेस इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आज इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस का जो ग्रोथ है बड़ी तेजी से ग्रो हो रहा है और आने वाला फ्यूचर भी इंडिया के अंदर ऑनलाइन बिजनेस ही है। ये आप भी जानते हैं कि दोस्तों इंडिया जिस तरीके से फिजिकल से डिजिटल हो रहा है हर एक सेक्टर के अंदर, तो दोस्तों इसी तरीके से अगर आपके पास भी कोई ऐसा बिजनेस हो जो ऑनलाइन हो तो आने वाला फ्यूचर आपका हो सकता है दोस्तों। और इसीलिए आज मैं आपके लिए ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आऊँ। आप रिस्को के प्लेटफॉर्म पे 15 अलग अलग तरीके का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप अपने मन मर्जी की कैटेगरी का ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पास चॉइस है रिस्को के प्लेटफॉर्म पे 15 अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेस को सिलेक्ट करने की और अपना मनपसंद बिजनेस शुरू करने की। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि आप रिस्को प्लेटफॉर्म के ऊपर इस बिजनेस को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के द्वारा केवल 20 मिनट में शुरू कर सकते हैं। यानी कि रिस्को प्लेटफॉर्म पे आपको बिजनेस शुरू करना है अपना मनपसंद, तो इसके लिए आपको ना लैपटॉप की जरूरत है ना कंप्यूटर की जरूरत है, आपके पास केवल मोबाइल है, तो आप अभी के अभी 20 मिनट में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। प्लस आपको रिस्को के प्लेटफॉर्म पर बिजनेस शुरू करने के लिए किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, आपको माल सामान भी घर पे रखने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज कंपनी के पास अवेलेबल है। प्लस आपको ना एक्सपीरियंस की जरूरत है ना नॉलेज की जरूरत है दोस्तों, फिर भी आप बिजनेस शुरू करके अपने बिजनेस को पूरे इंडिया के घर घर तक एक्सपांड कर सकते हैं, फैला सकते हैं और आप एक छोटे से बिजनेस को एक बड़े बिजनेस एम्पायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी मैं आपके लिए लेके आया। तो दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप जानना चाहते हैं कि ये 15 ऑनलाइन बिजनेस कौन से हैं अलग अलग कैटेगरी के जो आपको सूट कर सके, आप उसमें से चॉइस सिलेक्ट कर सके और आप इन बिजनेस को बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना माल सामान, बिना एक्सपीरियंस, बिना नॉलेज के रिस्को प्लेटफॉर्म पर कैसे शुरू कर सकते हैं, इसके अगर आपको पूरी डिटेल में जानकारी चाहिए तो दोस्तों आज ये पूरी डिटेल में जानकारी मैं आपको एक वेबिनार के द्वारा देने जा रहा हूँ। और ये वेबिनार आपके लिए बिल्कुल फ्री है। और इस वेबिनार को देखने के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की लिंक, आप उसे क्लिक करके इस वेबिनार को घर बैठे बैठे अपने मोबाइल के ऊपर अपने समय पे बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस वेबिनार की सबसे खास बात, सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि ये एक लाइफ चेंजिंग वेबिनार है। ये एक ऐसा वेबिनार है जिसके अंदर मैंने हर एक चीज बताई है कि आज इंडिया के अंदर कितना ग्रोथ है, आने वाले फ्यूचर के अंदर भी कितना बड़ा आपको ग्रोथ मिल सकता है और आप जिस बिजनेस को करने जा रहे हैं 15 अलग अलग कैटेगरी के बिजनेस, उस बिजनेस के अंदर भी इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है आपके लिए और आप इस बिजनेस को बिना पैसे, बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे शुरू करके एकदम तेजी से एक्सपांड कैसे कर सकते हैं। दोस्तों हर एक चीज मैंने इस वेबिनार में बताई है। देखिए दोस्तों, इस वेबिनार को देखने के आपको 2 फायदे हैं। सबसे पहले तो आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, दूसरा आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वेबिनार से। तो दोस्तों बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नीचे जो पहले लिंक दी है रजिस्टर्ड फॉर फ्री वेबिनार की, आप उसे क्लिक करके अभी के अभी इस वेबिनार को आप क्लिक करके रजिस्टर करवा के अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।